हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे। और हमारा आज डे 2 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसका पहला चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम कंप्लीट करने की ओर पर हैं मानव जनन। देखते हैं आज ये कितनी देर में हो पाता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप 1-2 घंटे के लेक्चर्स तो बहुत अच्छे से आराम से देखते हो, लेकिन मैं बहुत ही कम समय में, आपके कीमती समय में, मैं 30 से 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास में पूरे टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मानव जनन। इसमें एक चीज़ कम लग रही है मुझे, इसका नाम है वन शॉट। अब सही है ना? हाँ, ऐसे ही साथ बनाए रखा करो अपना। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला पहला टॉपिक कौन सा है बेटा? तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक को समझने से पहले इसमें पूरे मानव जनन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनन क्या होता है। जनन रिप्रोडक्शन को कहा जाता है। जनन जो होता है यानी कि आप ये मान सकते हो कि एक जीवधारी द्वारा एक जीवधारी द्वारा यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक से अधिक संतानों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन का मतलब वही नहीं होता है, समझ रहे हो ना? जनन का मतलब ये होता है कि एक या एक से अधिक अपने समान या विभिन्न प्रकार की संतानों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन बेटा 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें 2 युग्मकों का संलयन होता है। सर युग्मक क्या होते हैं? युग्मक वो होते हैं जो बच्चे का यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। 2 कौन से होते हैं? वो अलग-अलग होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु मेल में यानी पुरुषों में पाया जाता है और जबकि अंडाणु किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में क्या खास बात होती है? एक ही जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। अब इसमें कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं लैंगिक जनन में, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं पहला। पहला देखो बेटा होता है युग्मक जनन। कहने का मतलब ये होता है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। 1 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। आपसे बोला जाए यहाँ पर शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो बेटा आपका आंसर ये आना चाहिए कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अब आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पर अंड जनन का मतलब क्या होता है, यानी कि oogenesis क्या होती है? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, युग्मकों का निर्माण होता है इस पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब ये होता है कि आपके भीतर के शुक्राणु कहीं और यानी कि फीमेल के शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा स्टेप होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। इसको कहते हैं निषेचन यानी कि युग्मकों का संलयन। अंतररोपण क्या होता है? जो कोरकपुटी होते हैं, कोरकपुटी सर क्या होते हैं आगे पढ़ोगे अच्छे से। जब ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों का केंद्रक मिलकर एक बन जाता है और जो एक बन जाता है ये अपने भीतर कोशिकाओं में लगातार लगातार विभाजन करता रहता है। अब जब ये लगातार विभाजन करता है तो उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कोरकपुटी कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? और जो गर्भाशय से जुड़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को अंतररोपण कहते हैं। सगर्भता क्या होती है? अगला स्टेप। भ्रूण का विकास ही सगर्भता कहलाती है। यानी कि ये कितने टाइम का पीरियड होता है? 9 माह का, यानी कि 9 महीने का पीरियड होता है। इसमें बच्चे का विकास होता है, इसीलिए ये कहलाती है सगर्भता प्रोसेस। दूसरा पढ़ते हैं प्रसव क्या होता है? प्रसव का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि आपकी भाषा में डिलीवरी जिसको बोला जाता है और बायो में कहा जाता है पार्चुरेशन। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना?
तो ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हों तो बिना देरी के हम आगे बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा, बस केवल इम्पोर्टेंट बात ही आपको पढ़नी है, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगला हमारा जो टॉपिक है, पुरुष जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ऐसा क्या खास होता है जो सबसे पहले यही दिया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये फीमेल के मुकाबले, तो इसको सबसे पहले रखा गया है। एनसीईआरटी में भी जिस प्रकार से रखा गया है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। कैसे किया है देखिए। पुरुष जनन तंत्र, भैया इसमें सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए श्रोणि क्षेत्र, पेल्विस रीजन क्या होता है। आप मानिए, आप ये आपका हेड है, ये आपकी नेक है, और यहाँ पर ये आपका चेस्ट है, और यहाँ पर ये आपकी लेग्स है, और ये आपके हाथ हैं। ठाकुर नहीं बनाऊंगा मैं इसे। हाथ बहुत जरूरी है ना, बिना हाथों के ये क्या कर पाएगा। तो बढ़ो, देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं सर्वाइकल। पेन कर लेते हैं चेंज। ये कहलाता है बेटा सर्वाइकल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का, गर्दन से नीचे तक का, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है आपका थोरैसिक। थोरैसिक, एक सेकेंड, ये थोरैसिक हो गया। अब दूसरी वाली बात सुनो, यहाँ पर जहां पर आपके प्राइवेट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आपके प्राइवेट पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बताओ, अगर किसी को पता हो तो। उसको हम कहते हैं पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन, यहाँ पर लिखा हुआ है पेल्विस रीजन, ठीक है बेटा। तो यानी कि जहाँ पर हमारे प्राइवेट पार्ट प्रेजेंट होते हैं हम उसे कहते हैं श्रोणि भाग या श्रोणि क्षेत्र, यानी कि पेल्विस रीजन में स्थित होता है। इसके अंतर्गत शामिल है, एक जोड़ा वृषण का होता है, यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसमें दो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, समझ रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क करो इसे जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक लिंग अंग कौन सा है, आप पता है क्या लगाते हो, मुझे पता है, तो इसीलिए ध्यान रखो कि ये पहला प्राथमिक अंग है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये होता है, यानी कि पेट के बाहरी भाग में, उदर गुहा के बाहर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो भैया सर हम कैसे समझेंगे इसको, बताते हैं। इसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पाउच शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बाहर वाली छोटी सी पतली सी थैली होती है ना, इसे कहते हैं स्क्रोटम, और हिंदी में कहते हैं इसको वृषण कोश। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर हो, मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37.5 डिग्री, ठीक है। तो ये मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ये जो पेल्विस रीजन है, यानी कि ये जो आपके जहां पर प्राइवेट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, उनका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रखेगा। समझ में आ गई बात, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वृषण कोश का कार्य क्या होता है, यही पूछा जाता है एग्जैक्टली। इसमें सहायक नलिकाएं होती हैं, सर कौन कौन सी होती हैं, वृषण जालिकाएं होती हैं, वाहक यानी कि शुक्रवाहक, अधिवृषण और शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, शुक्राशय और पुरस्थ, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। हिंदी में भी लिखा होता है प्रोस्टेट, और इंग्लिश में भी प्रोस्टेट ही लिखा हो। कंदमूल पथ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक होती है इसको बोला जाता है काउपर, काउपर ग्रंथि। समझ में आ रही है ना बात, काउपर। और इसका एक दूसरा फेमस नाम है बेटा, जिसे हम कहते हैं बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, छोटे छोटे बीन के आकार का होता है। बीन, बीन जानते हो किसे कहते हैं, सेम, यानी सेम के आकार का होता है ये, इसीलिए हम इसको बल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं। बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटल्स,
केवल और केवल पुरुष में एक एक्सटर्नल जेनिटल्स होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जो भाग वो होता है पेनिस। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुन लो, मैंने आपको क्या क्या बताया। थोड़ा सा मैं आपको टेस्टिस के बारे में और समझाना था, लेकिन यहाँ पर जगह बची नहीं है। कोई बात नहीं है, अगली वाली स्लाइड में देखते हैं कि अगर कुछ जगह होगी तो हम वहां पर कंसीडर कर लेंगे, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। आओ आगे कर लेंगे। वृषण पालिकाएं होती हैं भैया, कितनी होती हैं? एक वृषण होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे ये वाला है ना, सॉरी ये है वृषण आपका, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। तो हम इसे याद कैसे रखते हैं सर? 2 3 4 5, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई। लंबाई हमेशा ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? और ये सब कैसे हैं बेटा? याद रखना सेंटीमीटर में। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है सर? इसका आकार होता है अंडाकार होता है। समझ में आ गई बात? और क्या क्या खास बात होती है इसमें? वृषण पालिकाएं लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो कक्ष होते हैं ना, एक स्कूल होता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। कितने स्कूल होते हैं? स्कूल में कितने क्लास होते हैं? 250 क्लास होते हैं। ये 250 क्लास होते हैं। आप 250 क्लास की देख रेख कौन करता है? देख रेख भी करने वाले चाहिए होते हैं, तो इस वजह से भैया देख रेख को भी लाओ। ये देख रेख करने वाले होते हैं, यानी कि ये बॉडीगार्ड होते हैं। इन बॉडीगार्ड को क्या कहा जाता है? शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिका, है ना? जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, शुक्रजनक नलिका यहाँ पर लिखा है। प्रत्येक पालिका में, ध्यान से सुनो, प्रत्येक पालिका में 1 से 3 अति कुंडलित संरचनाएं होती हैं, जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये अभी अधूरी बात है, पूरी बात तो तब होगी ना, ये शुक्रजनक नलिका के ये जो पार्ट 2 लिखे हैं ना, अब होगी बात पूरी। जब मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे देख, ये शुक्रजनक नलिका ही है। मत मानो तुम तुम्हारी एक तो मेंटेलिटी, वाह 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 वाह। चलो भैया, अब भी ये शुक्रजनक नलिका ही है। इसके अंदर ऐसे करके अरेंज 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम होता है जर्म कोशिका, जर्म कोशिका, और दूसरी का नाम होता है, जो थोड़ी सी अलग होती है, सरटोली कोशिका। अच्छा सर, इनका काम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, कि जर्म कोशिका तो निर्माण करती है, सरटोली कोशिका का काम क्या होता है? जर्म कोशिका अपने भीतर से शुक्राणुओं का निर्माण कर देती है, और जो सरटोली कोशिका होती है वह इसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। समझ में आ रही है बात? तुम भी पोषण प्रदान करवा सकते हो मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से इस पे जरा ज्यादा फोकस रखना। जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। जर्म कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है? क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है। समझ रहे हो? यहाँ पर जैसा कि लिखा है, शुक्रजनक नलिका पोषण प्रदान करने का काम करती है, और ये है लीडिंग। यहाँ पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर, एक बार फिर से देखो ये वाला स्ट्रक्चर। 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं इसमें, 1 से 3, मैंने मान लिया 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। आउटसाइड द, यानी कि शुक्रजनक नलिका के ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये खाली वाला, इसमें इस पहली बात तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। और ये जो अंतराली अवकाश होता है, इसमें अंतराकाशी, अंतराकाशी कोशिकाएं होती हैं, जो अपने भीतर से, यानी कि अंतराकाशी कोशिकाओं को हुई क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग कोशिका कहते हैं। जो अपने भीतर से, जो अपने भीतर से, जो अपने अंदर से क्या काम करती है? अंतराली अवकाश में स्थित होती है, और जो अपने भीतर से एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। एंड्रोजन को कंठस्थ हिंदी में बताता हूं, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं पुंजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुंजन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ये सवाल आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखो।
हर चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें डीपली। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है फिर भी तुम जानते नहीं हो अपने बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो पीछे की बात थी बेटा वो मैंने क्लियर कर दी। और आप बोलोगे सर आपने मुझे कुछ ये तो बताया ही नहीं सर इसके बारे में। सर आपने मुझे इसके बारे में तो बताया ही नहीं, ये जो शुक्रवाहक नलिकाएं होती हैं, वृषण जालिकाएं क्या होती हैं, और ये मतलब ये सब बताया ही नहीं। नलिका जो होती है, एक बात सुनो। ये जो नलिकाएं होती हैं, जैसे अगर आपको पता हो तो आपके यहाँ पर घर में मोटर लगा होगा। मोटर में जो पानी आता है, मोटर जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है, तो जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के थ्रू आपके पास पानी आ पाता है ना। तो ठीक इसी हिसाब से ये एक नलिकाएं होती हैं, इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू कहाँ स्पर्म को बाहर पहुंचाया जाता है। समझ में आ रही है बात अब? तो ये जो नलिकाएं हैं ना, इनके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू आपकी बॉडी में स्पर्म को बाहर पहुंचाया जाता है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अधिवृषण, जो अधिवृषण होता है, जैसे एपिडिडाइमिस बोला जाता है, यहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, शुक्राणुओं को अधिक मात्रा में स्टोर किया जाता है। बस सवाल ये आएगा कि शुक्राणुओं को एकत्रित कहाँ किया जाता है, तो अधिवृषण में एकत्रित किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ग्रंथियां, सर आपने ग्रंथियां भी नहीं बताया, तो सुन लो। शुक्राशय जो होती है, ग्रंथियों का काम बेसिकली ये होता है स्पर्म को मैच्योर करना और स्पर्म की गतिशीलता को बढ़ाना, स्पर्म को और तेज आगे मूव करवाना। समझ रहे हो ना बात को? तो ये इसीलिए होती है। अच्छा, इसका काम तो सर आपने बताया ही नहीं। काउपर ग्रंथि का, काउपर ग्रंथि क्या करती है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम करती है, यानी कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको चिकना बनाने का काम करती है। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहा जाता है, जिसका शेप होता है बीन शेप का। आपके शरीर में एक बाह्य जननेंद्रिय होती है, एक्सटर्नल जेनिटल्स होती हैं, जिसका नाम हम, कौन सी होती है बेटा? पेनिस। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं स्त्री जनन तंत्र। इसमें क्या खास बात है? हमने अभी पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अब हम आ चुके हैं पूरी तरीके से, मोड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो एक्टिवेट मोड का कुछ फायदा उठाते हैं हम अपने। स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या होता है? जिस प्रकार से आप में 2 बॉल्स होती हैं, याद है अभी मैंने बताया था, आपके शरीर में, आपके प्राइवेट पार्ट में 2 छोटी-छोटी बॉल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं वृषण। यहाँ पर बस नाम चेंज हो जाता है और थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो जाती है ना? तो याद रखना, हमारे में भी 2 बॉल्स होती हैं, इधर भी 2 बॉल्स होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? 1 और 1 2। इसका नाम बदल जाता है अंडाशय। हमारे में वृषण है, यहाँ पर अंडाशय है। और ये जो अंडाशय होते हैं कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 2 सेंटीमीटर के। इसमें डायमीटर वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो ओवरी है, ओवरी है यानी कि अंडाशय, याद रखना वरना बाद में कहोगे बताया नहीं हिंदी में। इसको कहते हैं झल्लरी, है ना? और ये है कीपक, और इसको बोलते हैं तुम्बिका। इंग्लिश और हिंदी इसीलिए मिक्स करके लेके आया हूँ, ताकि आप समझ सको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ो। एक जोड़ा अंडाशय, श्रोणी क्षेत्र देख लो। सबसे पहली बात तो यही है बेटा इसमें, श्रोणी क्षेत्र, यानी कि जान गए, पीछे अभी मैंने बताया था श्रोणी क्षेत्र क्या होता है, पीछे अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। आउटसाइड पेट के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट, यानी कि प्राइवेट पार्ट जहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेल्विस, पेल्विस रीजन। समझ में आ गई बात? मुख्य बात, एक जोड़ा अंडाशय होता है। अभी आपके में मैंने बताया था प्राथमिक पुरुष लिंग अंग, तो यहाँ पर प्राथमिक स्त्री लैंगिक अंग जो डिम्ब यानी कि स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करता है। यानी कि डिम्ब का मतलब क्या होता है जानते हो? अंडाशय, अंडाणु, सॉरी, अंडाणु होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है बेटा? अंडाशय, जो अपने भीतर से अंडाणु और स्टीरॉइड। बेटा स्टीरॉइड हार्मोन क्या, कौन कौन से होते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और कौन से होते हैं बताओ ना? प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अंडवाहिनियां 2 होती हैं, एक ये होती है भैया, एक ये होती है। इनका काम क्या होता है? ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है पूरी। और इसके 3 भाग होते हैं, कीपक बता चुका हूँ, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। गर्भाशय, यूट्रस, इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? उल्टी नाशपाती की तरह
होता है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अच्छा, अंडवाहिनियां, ओविडक्ट भी लिखा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब भी लिखा है। कभी कभार ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब से आप क्या समझते हैं, कितनी लंबाई होती है। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका काम क्या होगा? अभी जैसा मैंने आपको बताया था ना, आपके में अभी मैंने पीछे बताया था, याद करा दूं मैं आपको। यहाँ पर देखो, ये क्या है, नलिकाएं, और यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडवाहिनी। तो वाहिनी भी ना छोटी छोटी सी होती है। ये जिस प्रकार से हम लोगों में उसका काम था नलिकाओं का, इस प्रकार यहाँ पर किसका काम होता है, अंडवाहिनियों का। अंडवाहिनी पता है क्या करती है? ये अपने भीतर से ना 28वें दिन, याद है, सॉरी 14वें दिन, 14वें दिन अंडोत्सर्ग करती है। अंडोत्सर्ग जानते हो किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, यहाँ पर अंडाणु निकालती है। अंडाणु निकालती है कौन से दिन? 14वें दिन। 14वें दिन अंडाणु निकालती है, और ये अपने अंदर क्या कर लेता है बेटा, कैच कर लेता है। और जब ये कैच कर लेता है ना, कैच करने के बाद ये अंदर जाएगा। अब अंदर बेटा मैंने आपको बताया ना, पाइपलाइन है, अंदर पाइपलाइन है, अंदर पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ये जो वाहिनियां होती हैं या फिर जो नलिकाएं होती हैं, ये पाइपलाइन के थ्रू अंदर बाहर तक पहुंचाया जाता है इनको। और ये 14वें दिन निकलती हैं। और जो आप देखते हो ना, आर्तक चक्र आता है, तो ये सब यानी कि ये जो अंतः परत होती है इसकी, ये टूटकर इसके साथ टूटकर ये बाहर निकल जाती है। तभी तो ब्लीडिंग होने लगती है। इसी को तो हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगा, है ना। तो ये 28 या 29वें दिन होता है। तो 28 या 29वें दिन। अब किसी किसी का साइकिल कुछ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे जैसे होते रहते हैं, वैसे ही 28 या 29 दिन से टाइम बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। गर्भाशय, ये तो है ही। गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, एक अंतः परत होती है, मायोमेट्रियम होती है, और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को बोलते हैं अंतः स्तर, मायोमेट्रियम को बोलते हैं मध्य स्तर, और पेरीमेट्रियम को बोलते हैं बही स्तर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्तक चक्र जब आता है तो कौन सी परत टूट जाती है? जो भैया अंदर की तरफ होती है वही परत टूटकर बाहर निकल जाती है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो मध्य परत है, इसका काम क्या होता है? मध्य परत का काम ये होता है, जब प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी होती है, तब उसमें बच्चे यानी कि इंटैक्ट, मतलब ये इसको मजबूत बना देना होता है। जब ये मजबूत रहेगी और ये रिलैक्स रहेगी और मजबूत रहेगी, तभी तो बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ पाएगा, है ना। यानी कि तभी तो बच्चा पूरी तरीके से बाहर आ पाएगा। मजबूती प्रदान करने का काम होता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे सर पेरीमेट्रियम यानी कि जो बाह्य स्तर होता है उसका काम क्या होता है? बाह्य स्तर का काम ये होता है यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये हल्का सा धागा जुड़ा हुआ है। ये धागा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं लिगामेंट। तो बात समझ में आ रही है आपकी? ये एक छोटा सा धागा होता है, इसे हम पूरी तरीके से क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखने वाली बात है। अगले टॉपिक पे मूव करो फटाफट। सुनो, अगला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, युग्मक जनन, मैंने सोचा इसे पूरी तरीके से मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस मैंने वही कवर करे हैं, जिससे कि आप और तरीके से यानी कि बेहतर तरीके से कुछ कर सके। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास देख कर जाइए। उम्मीद करता हूँ ज्यादा ना सही कुछ तो आपको समझ में आएगा। और अगर यकीन मानिए मेरे पढ़ाने से आपका थोड़ा सा भी फायदा हो जाता है, तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन की पहले तो परिभाषा सुन लो। प्राथमिक लैंगिक अंगों वृषण अंडाशय में से, सॉरी यहाँ नहीं, से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। खत्म हो गई हेडिंग, आगे बढ़ो। शुक्राणु, नर में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह यौवनावरम पर शुरू। अब भैया ये हेडिंग कौन सी? यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं? यौवन आरंभ किसे कहते हैं? लड़कों में 11 से 13, कहीं 11 से 14, कहीं 11 से 15, मतलब कहीं पर भी लिखा होता है। जब आपके अंदर स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? ये शुक्राणु जनन शुरू हो चुका है। और इसमें होता क्या क्या है? जो नर जनन होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो पहला और दूसरा,
और तीसरा, और भैया चौथा, चौड़े कंधे हो जाते हैं, चौड़े कंधे हो जाते हैं, कंधे हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। दूसरा और कौन सा है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं और लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। और अंडजनन क्या होते हैं, मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, ये भ्रूणीय परिवर्तन के चरण के दौरान ही हो जाता है। हम लोगों में स्पर्म का निर्माण जो होता है वो 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है, लेकिन इनमें जब ये माँ के पेट में होती है कोई फीमेल, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसके जो गर्भाशय है यानी कि जो उसके बच्चेदानी है उसमें कोई फीमेल है, तो उसमें ये प्रोसेस शुरू हो जाती है अंड जनन की, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये इतनी बन जाती हैं, ये कितनी बनती है, 2 लाख प्लस बन जाती है, 2 लाख बन जाती है। 2 लाख में से छटाई करी जाती है। जब एक लड़की 11 से 13 वर्ष की आयु में पहुंचती है तब इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 60,000। अब 60 से 80,000 रह जाती है। ये 60 से 80,000 11 से 13 वर्ष की आयु में निकलना शुरू कर देती है, एक बार इधर से एक बार उधर से, क्योंकि 2 अंडाशय होते हैं ना कुछ इस तरह से, एक बार इधर से एक बार इधर से। जब ये रिलीज करता है तो ये रेस्टिंग फेज में होती है, ये शांत अवस्था में होती है, जब ये रिलीज करता है तो ये शांत अवस्था में होती है। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, कह रहा हूं मैं, बाद में पछताना मत, चैप्टर पढ़ के चले जाओगे, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट वो सॉरी इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। देखो भैया, बात है ऐसी, अंड जनन जो देखो इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस वही रखे हैं, ज्यादा रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्लास, मैं ये सोचता हूँ कि क्लास जो है बहुत छोटी रहे और आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं चाहता कि 2-2.5 घंटे की मैं क्लास रखूं, फायदा कुछ नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ये है बस, क्लास की जो टाइमिंग होनी चाहिए 40 से 50 मिनट की होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे इसमें इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग गया इसमें, ठीक है। तो मतलब पार्ट 1 इतना ही पढ़ा दूं, पार्ट 1, बाकी हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे कल। हाँ कल पक्का, कल पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने 20 तो समझा दिया है। शुक्राणु जनन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्रजनक नलिकाओं की भित्ति पर उपस्थित समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या बढ़ाते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका पर ये ऐसे करके ये कोशिका ऐसे प्रेजेंट थी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी समझाया भी था इस बात को, जो तुम कुछ और ही समझ रहे थे, समझ रहे हो। जर्म कोशिका, तो जो जर्म कोशिका है ना, मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ। ये है जर्म कोशिका, जर्म कोशिका। अब ये जो जर्म कोशिका है ना, ये अपने भीतर कौन सा विभाजन करती है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन किया इसने। समसूत्री विभाजन करने के पश्चात किसका निर्माण किया इन्होंने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा देखो, प्राथमिक शुक्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन एक पूरा करती है। इसका मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में 2 प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 क्या होता है। देखो अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4। 4 कैसे होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 1 अलग होता है, वो 2 बनाता है, और अर्धसूत्री विभाजन 2 अलग होता है, फिर वो 2 बनाता है। तो टोटल काउंट करके हमें बता दिया जाता है कि 4 बन गई। समझ रहे हो ना। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन गया यहां पर। प्राथमिक शुक्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन 1 पूरा करके। और जब आप यहां पर पढ़ रहे हो ना अर्धसूत्री विभाजन, तो बेटा आप मान के चलो कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है यहाँ पर देखो 46 है, यहाँ कितना रह गया, 23। यानी कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में कितने कितने शुक्राणु की कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 23 होती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन 2,
से 4 अगुणित शुक्र प्रसू का निर्माण करता है। समझ रहे हो? मैं अब इसको एक तरीका बताता हूं याद करने का। देखो, डबल, यहां भी डबल, यहां सिंगल, यहां भी सिंगल और यहां भी सिंगल, मतलब 2 ऊपर के डबल, 3 नीचे के सिंगल। स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? शुक्र जन कोशिका। शुक्र जन कोशिका। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो। यहां पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो ये 2n है, ये भी कैसा है 2n है, यानी कि डबल है ना, ये n है, ये n है और ये n है। अच्छा, स्पर्मेटेड से क्या हुआ? स्पर्मेटेड पता है क्या करता है? सर्टोली कोशिका में लग जाता है, तो ये पोषण प्रदान करने के बाद स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म का निर्माण कर देता है। समझ गए? स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु प्रसू का शुक्राणु में रूपांतरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने लगभग आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। इसके बाद 7 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आप लोग हमसे जुड़े रहे और वीडियो शेयर करिए। जहाँ तक जिस बच्चे के पास पहुँचे उसका फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।